हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक यू कवर चैप्टर 5 के क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल दैट अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक ऑन माई वीडियो, एड अ कमेंट टेलिंग मी वॉट आर योर व्यूज़, because it takes a lot of efforts to make videos, and if you appreciate my videos I will definitely bring more videos. Okay, अब चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले अगेन आई हैव टू रिक्वेस्ट्स। सबसे पहले तो मेरे नोट्स को अच्छे से मेमोराइज़ करो, बिकॉज अगर आपने मेरे नोट्स की पीडीएफ को अच्छे से मेमोराइज़ किया है यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम माय नोट्स। एंड सेकेंडली, प्लीज़ प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो अगर आपने नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन बाय द पीडीएफ फ्रॉम मी ऑन माय मोमेंटो स्टडी अकाउंट, जहाँ पे हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे भी गिव द पीडीएफ्स टू द स्टूडेंट्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5's perspective. Okay. So first important topic that has the probability of coming is the Advocates Act of 1961. इस टॉपिक में से काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब एडवोकेट्स एक्ट। ये डायरेक्ट बड़े नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें डायरेक्टली आपको बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि पूरा एक्सप्लेन कर दो एडवोकेट्स एक्ट, जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको मेंशन कर दो। तो आपको इस क्वेश्चन को 4 to 5 पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले आप कवर करोगे कि जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है 1961, उसने एक सिंगल कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स को स्टार्ट किया है। बिकॉज 1961 से पहले हमारे पास वकील्स होते थे, बैरिस्टर्स होते थे, प्लीडर्स होते थे और मुख्तियार्स होते थे, काफ़ी तरह के एडवोकेट्स की क्लासेस होती थी। बट इस एडवोकेट्स एक्ट 1961 ने सारी क्लासेस को अबॉलिश कर दिया और सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी रखी जिसका नाम है एडवोकेट। देन यू विल हैव टू राइट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडवोकेट बनने का। तो यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यू मस्ट बी 21 ईयर्स ऑफ एज एंड यू मस्ट बी पोजेसिंग अ LLB डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देन यू शुड एक्सप्लेन कि एडवोकेट्स के अंदर ही वी हैव अ सेपरेट क्लास विच इज़ नोन एज द सीनियर एडवोकेट। और सीनियर एडवोकेट एक डेजिग्नेशन है जो ईदर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अलॉट करता है किसी भी एडवोकेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस और स्टैंडिंग इन द बार। Other than this, we have a third category within this advocate, which is the advocate on record. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सो सिंपल फर्स्ट पॉइंट में आप एक्सप्लेन करोगे कि वकील, बैरिस्टर और ये मुख्तियार्स वगैरह की कैटेगरी ख़त्म हो गई है। नाउ वी ओनली हैव वन कैटेगरी विच इज़ एडवोकेट, जिसके अंदर देयर इज़ अ क्लास सीनियर एडवोकेट्स एंड द एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। अदर देन दिस दे कैन ऑल्सो आस्क यू 2 मार्क्स में क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। तो ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए दैट अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 21 ईयर्स ऑफ एज एंड पोजेसिंग अ LLB डिग्री। इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट जो आपको कवर करना है वो ये है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 ने एक तो ऑल इंडिया बार काउंसिल को इस्टेब्लिश किया और एक इस्टेब्लिश किया है स्टेट बार काउंसिल को हर डिफरेंट स्टेट में। तो इस पॉइंट में आपको मेंशन करना है कॉम्पोजिशन और फंक्शंस दोनों बार काउंसिल्स की। तो एज आई हैव टॉट यू इन क्लास दैट ऑल इंडिया बार काउंसिल में एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिसिटर जनरल एंड देन देयर इज़ वन पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट बार काउंसिल जो ऑल इंडिया बार काउंसिल में होते हैं। स्टेट बार काउंसिल की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो यहाँ पे होते हैं एडवोकेट जनरल प्लस 15 से 20 नॉर्मल एडवोकेट्स, कोई भी एडवोकेट्स जो फ्रॉम दैट स्टेट होंगे जिस स्टेट की बार काउंसिल होगी। सो ये हो गया कॉम्पोजिशन। फंक्शंस में आप मेंशन कर देना कि बार काउंसिल के फंक्शन है टू रेगुलेट द कंटेंट, syllabus and duration of the law degree in all the universities and to lay down different provisions for the maintenance of legal education. और स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन में आप लिख सकते हो टू एडमिट द लॉ ग्रेजुएट्स on the roll, to determine the cases of misconduct,
टू ऑर्गेनाइज द लीगल एड एंड दीज फंक्शंस. ये फंक्शंस आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे एंड बुक में भी कवर्ड है, बट मेक श्योर आप ये दोनों पॉइंट्स को मेंशन करो. नाउ यू विल सी कि इसी एक क्वेश्चन में से कितने आगे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. Second question they can ask you, explain the modern day classification of legal practitioners according to the Advocates Act. तो you just have to mention कि अभी हमारे पास सिर्फ एडवोकेट की कैटेगरी है जिसमें एक सीनियर एडवोकेट होते हैं और एक होते हैं AOR which is advocate on record. Third question which they can ask you is, list the changes which are introduced by the Advocates Act of 1961. तो उन चेंजेस में सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि पहले बहुत सारी प्रैक्टिशनर्स की कैटेगरी होती थी, अब सिर्फ एक कैटेगरी है जो है एडवोकेट. और दूसरा चेंज आप मेंशन करोगे कि ऑल इंडिया लेवल पर एक ऑल इंडिया बार काउंसिल इस्टेब्लिश हो गई है और स्टेट लेवल पर स्टेट बार काउंसिल इस्टेब्लिश हो गई है. ओनली दीज 2 पॉइंट्स एंड इन 2 पॉइंट्स को आपको 4 to 5 पॉइंट्स में एक्सपैंड करके यू हैव टू मेक योर आंसर इन द पेपर. Then they can further ask you, state the functions of Bar Council of India. I have just discussed functions like maintaining the content, syllabus, duration of the law degree, promotion of the legal education in India, laying down the standards for professional conduct and etiquettes. There is a list of functions जो आपकी बुक में given है और जो मेरे notes में covered है. आप वहाँ से कोई भी 6 points जो आपको अच्छे लगे वो memorize कर देना. And then the question can be asked, state 4 functions of state bar council. तो मैंने आपको बताया उनके functions होते हैं admitting the law graduates, determining the cases of misconduct, providing legal aid to the people and organizing legal aid camps. तो ये 4 functions I hope you can remember from your book, memorize कर लेना और वहाँ पे mention कर देना. अगेन इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप बनेगा कि एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिशन एंड विद रेफरेंस टू फंक्शन. तो जो बार काउंसिल है और स्टेट बार काउंसिल है उसकी कॉम्पोजिशन प्लस दी फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रिपल स्टार मार्क करो, कॉम्पोजिशन और फंक्शन आपको ज़रूर याद करके जाना है. ओके सो ये हमारा खत्म हुआ पहला टॉपिक जिसमें से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं. सेकेंड टॉपिक आपका आया प्रोफेशनल ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट. सो दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि बताओ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ होती हैं क्या होती हैं, या फिर दे कैन गिव यू दिस स्टेटमेंट कि हमारे इंडिया में देयर इज़ अ हाइपोक्रेटिक ओथ जो लॉयर्स को मिलती है, तो बताओ व्हाट आर द प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड स्टैंडर्ड्स विच लॉयर्स हैव टू फॉलो एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. So either ways they can either give you direct question or they can give you complicated question. आंसर आपका सेम रहेगा. आंसर में आपको मेंशन करना है कि एक एडवोकेट की 2 तरह की ड्यूटीज़ होती हैं. वन ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स द कोर्ट एंड अदर ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स द क्लाइंट. सो जो कोर्ट की तरफ ड्यूटी है उसमें आ जाता है कि एडवोकेट्स हैव टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर. सेकेंडली दे हैव टू रिस्पेक्ट द कोर्ट. Thirdly, they do not have to indulge with the judge in any kind of private communication. Fourthly, they cannot directly talk to the opposition party. And lastly, they have to adopt the fair means. मतलब वो कोई भी illegal या unfair practices में indulge नहीं हो सकते. तो again ये duties आपको book में और notes में मिल जाएंगी. And second तरह की duty होती है towards the client. अब क्लाइंट वाली ड्यूटी में क्या होता है दैट एडवोकेट्स को फर्स्टली अगर कोई क्लाइंट उनके पास अपना केस लेके आ रहा है तो एडवोकेट्स को वो केस एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सेकेंडली वो अपनी सर्विसेज देने से विड्रॉ नहीं कर सकते. थर्डली वो किसी भी तरह का मटेरियल और एविडेंस को सप्रेस नहीं करेंगे. फोर्थली एडवोकेट्स किसी भी तरह की कंटिंजेंसी फीस नहीं चार्ज कर सकते अपने क्लाइंट से. कंटिंजेंसी फीस का मतलब होता है ऐसी फीस जो विनिंग या लूजिंग पे डिपेंड करे. मतलब अगर एडवोकेट अपने क्लाइंट को बोले कि अगर आप जीतोगे तो मुझे 100 रुपीज़ दे देना और अगर आप हारोगे तो मुझे 50 रुपीज़ दे देना, सो दैट इज़ नॉट परमिटेड. एडवोकेट्स की फ़ीस फिक्स होती है और वो विनिंग और लूजिंग ऑफ द केस पे नहीं डिपेंड करती. एंड लास्टली एडवोकेट्स कैन नॉट नेगोशिएट विद द ऑपोजिंग पार्टी डायरेक्टली. मतलब अगर एक पार्टी के एडवोकेट को दूसरी पार्टी से बात करना है तो वो उनको उनके एडवोकेट से ही बात करना पड़ेगा. एक एडवोकेट दूसरी पार्टी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता.
तो दीज आर द टू टाइप ऑफ ड्यूटीज मेंशन करना हेडिंग में कि एडवोकेट्स की दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, वन इज टुवर्ड्स द कोर्ट एंड वन इज टुवर्ड्स द क्लाइंट, और उसमें 4 पॉइंट्स आप आगे मेंशन करके आना। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बनता है इस चैप्टर में से, दैट इज एडवर्टाइजिंग बाय द लॉयर्स। अब ये टॉपिक के क्वेश्चंस दिखाने से पहले आई लेट यू नो कि इंडिया में एडवर्टाइजिंग बाय द लॉयर्स अलाउड नहीं है। मतलब एडवोकेट्स अपने सर्कुलर्स हो गए या बिल बोर्ड्स हो गए, बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, वो सब एडवोकेट्स इंडिया में नहीं लगा सकते। दैट इज़ नॉट परमिटेड, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टिजमेंट को सही नहीं माना जाता। तो कोई भी सर्कुलर्स, बिल बोर्ड्स या बड़ी बड़ी अपनी टीवी पे एडवर्टिजमेंट करना या किसी मैगजीन में एडवर्टिजमेंट करना, वो इंडिया में अलाउड नहीं है। अदर देन दिस व्हाट इज़ अलाउड इज़ कि एडवोकेट्स अपने पर्सनल रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल बेसिस पर एक दूसरे से बात करके दे कैन बिल्ड द रिलेशन, दे कैन गिव कमेंट्स इन द न्यूज़पेपर। मतलब कोई रीसेंट इशू चल रहा है तो उस पर अपने व्यूज़ दे दिए, इधर इन न्यूज़पेपर और ऑन टीवी, दैट इज़ परमिटेड। इसके अलावा एक वेबसाइट बनाना एडवोकेट्स को अलाउड होता है, दे कैन बिल्ड देयर ओन वेबसाइट, बट इस वेबसाइट पे भी सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो वो लिख सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट, मतलब किस दिन उन्हें लाइसेंस मिला बार का, उनका एरिया ऑफ प्रैक्टिस कि वो क्रिमिनल लॉयर है या सिविल लॉयर है, एंड लास्टली उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। सो सिर्फ इतनी एडवर्टाइजमेंट अलाउड है वेबसाइट पर, इससे अलावा वो कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन, और सिचुएशंस दी हैं। इन इंडिया अ लॉ फर्म मेंशंस ऑन देयर वेबसाइट देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। सो दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पर अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज लिख सकते हो। सेकेंडली, इन इंडिया अ लॉ फर्म प्रमोट्स इटसेल्फ बाय पुटिंग अप बिल बोर्ड्स। तो ये सिचुएशन एकदम गलत है, ये इंडिया में अलाउड नहीं होता। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि बताओ कौन सी सिचुएशन वायलेट करती है बीसीआई की गाइडलाइंस को एंड गिव योर रीजंस। तो आपको यही लिखना है कि बीसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो लिख देना कि ये मेंशन कर सकते हो, एंड बिल बोर्ड्स वगैरह, सर्कुलर्स और ये अपने छोटे छोटे पैम्पलेट्स वगैरह, ये सब अलाउड नहीं होता। तो एडवर्टाइजिंग में से प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, तो इसको जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स में लाइन वाइज लिख के आना। सेकेंड क्वेश्चन जो एडवर्टाइजिंग से बनता है दैट इज अबाउट एम्बुलेंस चेजिंग। ये टर्म आपकी बुक में मेंशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू स्टूडेंट्स डोंट रीड द बुक, तो आपको पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एम्बुलेंस चेजिंग इज अ कॉमन प्लेस इन यूएसए बट इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन इंडिया। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब एम्बुलेंस चेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो पर्सनल इंजरी वाले एडवोकेट्स होते हैं, जो मतलब आपके अगर आपको कोई इंजरी हुई है या आपने किसी पे केस फाइल करना है क्योंकि आपका एक्सीडेंट कर दिया है किसी ने, ऐसे वाले जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी प्रमोशन यूएसए में कर सकते हैं। यूएसए में बिलबोर्ड्स लगाना अलाउड है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के बाहर यूएसए में ऐसे एम्बुलेंस चेजिंग वाले एडवोकेट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो बड़े बड़े फ्लायर्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स में अपनी एडवर्टीजमेंट दे देंगे, अपना टोल फ्री नंबर तक भी दे देंगे और ये भी बोलते हैं कि प्लीज़ कॉल अस, वी विल प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेशन ऑन योर फर्स्ट सिटिंग। तो ये सब चीज़ें यूएसए में अलाउड है। आप लिखोगे, पूरा टर्म को एक्सप्लेन करोगे, बट अदरवाइज आप सेकेंडली ये बात लिखोगे कि ये सब चीज़ें इंडिया में अलाउड नहीं है। और जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं, वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना। लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनेगा वो भी यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन्स एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो बड़ी सी पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी बट लास्ट में यही पूछेंगे कि बताओ कौन सी चीज़ें अलाउड है एडवर्टाइज करनी और कौन सी नहीं। तो आप देखो तीनों तरह के क्वेश्चंस की वर्डिंग्स डिफरेंट है बट कंटेंट सेम आएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट इज एक्सप्लेन 6 अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉ ग्रेजुएट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे
कि बताओ लॉ ग्रेजुएट के पास एक लॉ की डिग्री करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो ये तो अगर आपने बुक से नहीं भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस में भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एक एडवोकेट मतलब एक बच्चा जो लॉ की डिग्री कर लेता है उसके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है लिटिगेशन करना। लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना। सेकंड उसके पास होता है किसी लॉ फर्म में प्रैक्टिस करना, मतलब एक कंपनी में जॉब करना जो डेडिकेटेडली लॉ के ऊपर काम करती हो। थर्ड उसके पास ऑप्शन होता है कॉरपोरेट सेक्टर में जाना। कॉरपोरेट सेक्टर मतलब ऐसी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स जैसे आप लगा लो अमेजोन हो गया, तो वो वैसे तो सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं बट इवन दे हैव देयर लीगल डिपार्टमेंट्स। ओके। फोर्थ हो गया पब्लिक पॉलिसी में जाना। पब्लिक पॉलिसी मतलब जो हमारे लॉज ड्राफ्ट होते हैं, they are not drafted by the MPs and MLAs directly. The MPs and MLAs also take help from the legal expertise जिनकी हो उनसे, तो पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है आपका लीगल रिसर्च करना, मतलब यू रिसर्च ऑन द रेलेवेंट टॉपिक्स जो लॉ में आ रहे हो। सिक्स्थ है आप NGOs में वर्क कर सकते हो। सेवेंथ है आप जज के पेपर की तैयारी कर सकते हो, यू कैन वर्क फॉर जुडिशरी। अदर देन दिस देयर कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट ऑप्शन। एट्थ आपने अगर किसी पॉलिटिक्स में जाना है तो आप पॉलिटिक्स भी जा सकते हो। आपने फर्दर स्टडी करनी है LLM या PhD, वो भी आप कर सकते हो। तो आई हैव गिवन यू 9 ऑप्शंस और उन्होंने सिर्फ 6 अपॉर्चुनिटीज़ पूछी हैं। तो अगर आप भूल भी जाओ तो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करना एंड प्लीज़ राइट कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लॉ ग्रेजुएट के पास। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ MCQ फॉर यू। Simran is a 22 years old girl. She has completed her LLB degree. Now she wants to obtain a license, क्योंकि जब भी आपकी एक लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाती है आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सको। तो एक लाइसेंस लेने के लिए वो पूछ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आई मस्ट टेल यू कि लाइसेंस लेने के लिए आपको ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। दिस इज़ अ कंपल्सरी एग्जामिनेशन। अगर किसी भी लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट बनना है तो उसे ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तभी उसको उसका लाइसेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोफेशनल एथिक्स पे आया हुआ है। दिनेश कुमार एक एडवोकेट है, वो इन 4 चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो उन्होंने पूछा है बताओ कौन सी चीज़ गलत है। तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग द ब्रीफ फ्रॉम क्लाइंट, तो ये चीज़ एकदम सही है। अगर कोई क्लाइंट केस लेके आया है तो दिनेश कुमार उस क्लाइंट का केस सुनेगा, दिस इज़ करेक्ट। सेकंड है टेकिंग द कंटिजेंसी फीस, और मैंने आपको बताया था कंटिजेंसी फीस अलाउड नहीं है, तो बी ऑप्शन हो गया गलत। मेट द ऑपोजिट पार्टी डायरेक्टली, ये भी गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर ऑपोजिट पार्टी से मिलना है तो उनके एडवोकेट से बात करो, ना कि उनसे डायरेक्टली बात करो। एंड मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस इज़ राइट। एडवोकेट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी और के साथ शेयर ना करें। तो इसमें आपने देखा बी और सी ऑप्शन हो गया गलत, तो करेक्ट आंसर इज बोथ 2 and 3 विच इज एक्चुअली द ब्रीच ऑफ द प्रोफेशनल ड्यूटीज। नेक्स्ट वी कम टू लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनेगा, दैट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन। तो वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन में सबसे पहले तो आप एक 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना, दैट हु वाज द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट ऑफ इंडिया। सो शी वाज कॉर्नेलिया सोराबजी। तो ये 1 मार्क्स के लिए भी आप क्वेश्चन याद रखना कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन वाले क्वेश्चन में आप ये मेंशन करना कि अर्लियर वुमेन को अलाउड नहीं होता था कोर्ट में प्रैक्टिस करना। अगर आप पहला पॉइंट देखोगे अपनी बुक से तो उसमें है कि कैलकटा हाई कोर्ट प्लस दी पटना हाई कोर्ट, इन्होंने डिनाई कर दिया था कि वुमेन जो है वो वकील और प्लीडर नहीं बन सकती। उसके बाद एक पिटिशन फाइल हुई थी कोर्ट में जहाँ पे चैलेंज हुआ था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो फाइनली एक लीगल प्रैक्टिशनर्स विमेंस एक्ट आया था, एक्ट नंबर 23 1923 में ये एक्ट आया था और इस एक्ट ने बेसिकली अलाउ कर दिया था वुमेन्स को प्रैक्टिस करना एज एन एडवोकेट इन द कोर्ट। थर्ड पॉइंट आप लिख देना कि वही कॉर्नेलिया सोराबजी, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट इन इंडिया।
एंड लास्ट में अब आप लिख देना कि द स्टैट्स आर इम्प्रूविंग, वुमेन एडवोकेट्स की परसेंटेज इंडिया में बढ़ रही है. आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में देर आर सर्टन स्टैट्स गिवन कि अब क्लैट के एग्जाम में 47% विमेन हैं जो देती हैं, बट स्टिल कोर्ट्स में जो विमेन आती हैं वो 36% है एज एन एडवोकेट बन के. तो ये सारे स्टैट्स आप मेंशन कर दोगे तो वैसे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स मेंशन करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके. सेकेंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स फॉर लॉयर्स. तो ये प्रोफेशनल एथिक्स तो मैंने आपको ऊपर ही कवर करवाया था कि एक होती है ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट और एक होती है ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट. सो आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड बी एबल टू मेंशन दैट. सो इसके साथ हमारे चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए. और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो. इट टेक्स वेरी लिटिल एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड बट इट मीन्स अ लॉट टू मी. आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए. ऑल द बेस्ट. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम.